नेपाल में तख्ता पलट हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके माध्यम से हुआ, कौन इसमें अहम रोल में थे, इन्हीं सब बात को समझते हुए और इसका गहन विश्लेषण करने के लिए चाय पे चर्चा करते हुए एक गहन विश्लेषण कर रहे हैं। और वो गहन विश्लेषण अपने अधिवक्ता बंधुओं के साथ, इनकी लर्नेड एडवोकेट। सोशल मीडिया कितना पावरफुल हो सकता है, ये पहली बार हमें महसूस हुआ जो नेपाल से बैक टू बैक वीडियोस आई, क्लिप्स आई, नोटिफिकेशंस वगैरह आई। और ये भी नहीं कि वो कोई व्यापारी समाज था या नौकरी पेशे वाले थे या फिर वो मतलब किसी बिजनेस में थे या फिर ऑफिसर्स थे। जो चेंज किया वो जेनजी ने किया। एक सोशल मीडिया से चीज शुरुआत होते 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 इतना आक्रोश बढ़ गया और वो चीज वो पूरा आक्रोश पूरे देश में फैल गया, यानी कि नेपाल देश में। और उन्होंने सत्ता पलट दी 2 दिन में बस। हुआ क्या, ब्यूरोक्रेट्स के नेताओं के बच्चे हायर स्टडी के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं और नया मोबाइल खरीदा, नए कपड़े खरीदे, किसी फैंसी रेस्टोरेंट में गए, उसकी रील बनाई, उसकी वीडियो बनाई या उसकी फोटो ली, वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। वो चीजें वायरल हुई, उस पर कमेंट्स आने लगे कि हमारे माँ बाप का जो पैसा है जो वो टैक्स में पे करते हैं, उस पेमेंट का, उस टैक्स का किस तरीके से मिसयूज हो रहा है नेताओं के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। कितना करप्शन है। इतना करप्शन की वजह से जनता में आक्रोश फैला, सबसे ज्यादा जेनजी में आक्रोश फैला। उन्होंने इन वीडियोस को, इन कमेंट्स को इतना वायरल किया कि वहां की सरकार को जो सोशल मीडिया था उसको बैन कर दिया। आक्रोश और बढ़ा, सड़कों पे आ गए और उसके बाद 2 दिन के प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने जो झेला और फिर जो किया वो पूरे संसार के सामने है कि 2 दिन में उन्होंने तख्ता पलट दिया। तो मैं वो आपसे वो कारण समझना चाहता हूँ, वो कारण क्या थे जो लोग अपने ही देश को उसमें तख्ता पलट करना चाहते हैं, और तख्ता पलट भी इस स्टाइल में कि पूरे में तोड़ फोड़ करती जाए। देश तो उनका भी है, ना केवल नेताओं का है, तो पब्लिक का भी है ना। सोशल मीडिया था कि उसपे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इतने करप्ट हो गए थे, सरकार इतनी करप्ट हो गई थी, तो इसकी वजह से उन्हें सड़कों पे आना पड़ा। जब जब जनता में आक्रोश बढ़ा है तब तब सरकार का तख्ता पलट हुआ है। इतिहास खोल के देख लीजिए कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जब पब्लिक दुखी हो जाएगी और नेता इतने हावी हो जाएंगे तो तख्ता पलटना जरूरी हो जाता है। और सरकार कभी भी किसी की एक नहीं हुई, ये मैं बता दूंगा आपको। एक बात बताना चाहूंगा कि वृक्ष बोला पात से सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की यह रीत है एक आवत एक जात। तो ये जो कुर्सी का चक्कर है ना, कि ये हमेशा इंसान यही समझे कि हमेशा के लिए मेरी है, तो ये सत्ता और कुर्सी सदा किसी की कभी नहीं हुई। इससे पहले भी कई सरकारें आई, इनके बाद भी कई सरकारें आएंगी। जब जब जनता में आक्रोश बढ़ेगा, जनता दुखी होगी, परेशान होगी, तो सरकार का तख्ता जरूर पलटेगा। बेरोजगारी, द स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। शायद आप लोग जानते होंगे कि नेपाल देश के अंदर एक लंबे अरसे से बेरोजगारी की समस्या चल रही है और वहाँ पर बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। दूसरा कारण अगर हम देखें और समझें तो दूसरा कारण हमें सामने नज़र आता है, वो है जेनजी का प्रोटेस्ट। मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूँगा, जेनजी क्या होता है, व्हाट इज़ जेनजी। देखिए 1997 से लेकर 2012 तक के बीच में जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो जेनजी की कैटेगरी में आते हैं। और जेनजी का एजिटेशन ये इतना इंटेंसिफाइड हुआ, इतना आंदोलित हुआ, जिसके कारण से पूरे के पूरे नेपाल देश के अंदर एक हड़कंप और हाहाकार मच गया, जो कि हमारे सामने है। तीसरा इसमें जो मैं महत्वपूर्ण कारण समझता हूँ, वो समझता हूँ सोशल मीडिया का बैन होना, द बायकॉट एंड द बैन ऑफ सोशल मीडिया बाय द नेपाल गवर्नमेंट। ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण है। और एक इसमें कारण मैं आपको और जोड़ना चाहूँगा। जो चौथा कारण मैं देखता हूँ, वो चौथा कारण मैं देखता हूँ
देश के अंदर व्यापक रूप से करप्शन फैला हुआ है। करप्शन, भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है कि वहां पर छोटे से छोटे काम को करवाने के लिए मानो बिना रिश्वत के काम ही नहीं हो सकता। तो ये कुछ 3 या 4 कारण हैं जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि नेपाल के अंदर तख्ता पलट हो गया है। देखिए, आपने सभी की बात सुनी, सबके विचार सुने। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैं किसी की बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, क्योंकि जहां तक मेरा विचार है वो ये है कि ज़्यादातर जो भी विश्लेषण दे रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर में या फिर सोशल मीडिया पे या पब्लिक डिबेट में, सब जैन जी, सोशल मीडिया, करप्शन। वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं जहाँ करप्शन ना हो, कोई ऐसा स्टेट नहीं जहाँ करप्शन ना हो। ये कारण नहीं है, कारण कुछ और है जहाँ लोग जा ही नहीं रहे हैं। मैं उस पर आना चाहता हूँ, इसको समझिए। ये ग्लोबल एक प्लानिंग थी, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, इनकी इंटेंशन ये थी जैन जी को आगे बढ़ा के कि यहाँ पे सत्ता परिवर्तन किया जाए। सत्ता परिवर्तन करने की इंटेंशन ये थी कि कुछ शख्स और कुछ बड़े राज्य, बड़े देशों का एक नेटवर्क चाहता है कि उनका होल्ड रहे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, उनकी इंटेंशन ये कि देश में जो बड़ी शक्तियां हैं, खासतौर से प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट ऑफ नेशन, जितने भी हैं, वो उनकी शक्तियों से, उनके आदेशों से या उनकी जो एक विचारधारा है उस पर काम करें। आप कहेंगे आप एग्री नहीं है मेरी बात से, मैं बता देता हूँ आपको। आपको पता है रूस और यूक्रेन का युद्ध क्यों चल रहा है? क्या करप्शन वहां नहीं हो रहे होंगे? करप्शन का मुद्दा है ही नहीं। नहीं, सोशल मीडिया का भी मुद्दा नहीं है, न ये सोशल मीडिया का है, न ये करप्शन का है, ना ही उनकी इंटेंशन ये थी कि एक पीएम को हटाकर दूसरे पीएम बुला लो। अब आ जाते हैं तख्ता पलट का, इसका थोड़ा विश्लेषण कर देते हैं। कोई भी राज्य, कोई भी देश के जो नागरिक होते हैं, उनको आगे बढ़ाकर उनको एक फंडिंग की जाती है, तब वो ये सब काम करते हैं, तब होता है तख्ता पलट। इसको नुकसान किससे होता है? सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो आम लोग यानी कि कॉमन मैन्स को होता है। रीजन में प्राइम मिनिस्टर आज एक को हटा दिया, वो तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। एक प्रेसिडेंट ऑफ नेशन को हटा दिया, दूसरा प्रेसिडेंट बन जाएगा। इससे मतलब नहीं है। अब जिन्होंने तोड़फोड़ की, वहां की संपत्ति को फिर से तैयार करने के लिए, फिर से उसी काम को सुचारू रूप से करने के लिए कितने हजारों करोड़ रुपया का खर्चा होगा, ये क्या सरकार देगी? ये सब टैक्स के तौर पे जाएगा। टैक्स कौन देगा? कॉमन मैन देगा। टैक्स कौन देगा? जॉब वाला, सर्विस वाला देगा, या प्रोफेशन में जो भी बिजनेस होगा वहां से जाएगा। तो बर्डन किस पे पड़ा? कॉमन मैन पे। तोड़फोड़ किसने की? लेबर क्लास ने। लेबर क्लास क्यों करती है इसको समझते हैं। लेबर क्लास हमेशा प्रताड़ित होती है। उसे नहीं पता कि देश की विचारधारा क्या है, उसे नहीं पता कि अगला पीएम या अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, उसे नहीं पता। उसको एक भीड़ होती है, उसको मॉब होती है, उसको तो एक भड़काया जाता है कि तुम ये काम कर दो। इसके पीछे कुछ और ही गैंग होते हैं। असल में ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक साजिश है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ मजबूत देश पूरे वर्ल्ड में, खासतौर से एशिया में, अपना प्रभुत्व, अपना महत्व जमाना चाहते हैं। वो कब जमाते हैं? जब उनके लेवल की सरकार हो। हर देश में गद्दार होते हैं, हर देश में बिके हुए आदमी होते हैं, हर देश के पत्रकार ऐसे होते हैं जो आसानी से बिक जाते हैं। तो इसका निष्कर्ष इन्हीं चंद शब्दों में निकलता है कि ये अंतरराष्ट्रीय साजिश थी। चंद लोग इसके भोरा बने, उन्हें फंडिंग किया गया और उन्होंने अपनी विदेशों से मिलने वाली फंड के तहत में जो एक राष्ट्रवादी सरकार थी, उस सरकार को हटा के दूसरी सरकार लाने का प्रयास किया। उस सरकार को जो विदेशी जिनके माध्यम से काम करना चाहते थे, वो उन्हीं के माध्यम से उन्होंने उस सरकार को लाके बैठा दिया, जो कि उनकी कठपुतली बन के वहाँ काम करती रहेगी। अब ध्यान रखना, ये मेरे निजी विचार है। मैं किसी को ना तो प्रोत्साहन करता हूँ, ना ही उसकी बातों को प्रशंसा करता हूँ, ना मैं किसी को कंडेम कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी की बात का या किसी को ठेस पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। मेरे निजी विचार है। धन्यवाद।